नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। संसद, लोकतंत्र का मंदिर, उस संविधान का सर्वोच्च स्थान जिसके 75 साल पूरे होने पे आजकल बहस चल रही है, उस संसद के द्वार पे आज जो कुछ हुआ वो अपने आप में बेहद शर्मनाक है, दर्दनाक है और इस देश के जो लोग हैं उनको बेहद तकलीफ के साथ ये देखना पड़ रहा है। आखिर संसद में जो कुछ भी हुआ, संसद के बाहर जो कुछ भी हुआ, कहें संसद परिसर में, वो क्या है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको अपने विश्लेषण के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि ये जो घटना हुई है इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं और ये घटना जो हुई है उसके पीछे क्या वजह रही होगी। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूं। हुआ क्या है ये जानने के लिए आज वीडियो का युग है। एक भी वीडियो उपलब्ध नहीं है जिसमें ये पता चले कि वो घटनाक्रम क्या हुआ था या नहीं हुआ था, या वो हुआ था कि आप गाड़ी से जा रहे होते हैं और अचानक पता चलता है आपके गाड़ी के आगे एक आदमी लेट के मार दिया चिल्ला रहा है और आपको लगता है कि मैंने तो कोई टक्कर हुई नहीं भाई, ये क्यों रो रहा है। और वो जैसे ही आप उसको कुछ डील कर लेते हैं वो चला जाता है। उस अंदाज में अचानक बहुत सारे घायल, आईसीयू में भर्ती लोग, बड़े बड़े लोग अपने आसपास हो गए। उसका वीडियो नहीं है, कोई घटना नहीं है, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं ये जानने के लिए, जब कोई घटना ना हो तो आप गवाहों को सुनते हैं, तो पहले तो उन लोगों की सुन लें जिन लोगों को एकदम आईसीयू में भर्ती करना पड़ रहा है। उनमें से एक है प्रताप सारंगी, बालासोर उड़ीसा के सांसद हैं। पहले उनका बयान सुनते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं सीढ़ियों पर खड़ा था, राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया, वो सांसद मेरे ऊपर आके गिरा और उससे मैं नीचे गिर पड़ा। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी सर? मतलब राहुल गांधी ने धक्का दिया और इसलिए मैं आईसीयू में भर्ती हो गया, सीधे आईसीयू, छोटा मोटा कुछ नहीं। इसी तरह मुकेश राजपूत हैं, फर्रुखाबाद के, खुला के फर्रुखाबादी, वो कह रहे हैं कि हम लोग खड़े हुए थे वहां बीच में और राहुल गांधी जी सीधे चले आए, साइड से निकल जाते भैया तो धक्का, लेकिन वो निकले सीधे और वहां सामने आए और धक्का देते हुए आगे बढ़ गए। हम सीढ़ी पे खड़े हुए थे, धक्का लगा तो पीछे की तरफ गिर गए। अब बीजेपी के एक सांसद हैं कानपुर के। आप सोचिए कि पूरी भारतीय जनता पार्टी एकदम तगड़े तरीके से ये कह रही है कि भाई हमको मारा, हमको पीटा, हमको मारा, हमको पीटा, और वो कह रही है कि राहुल गांधी आ रहे थे, उनके साथ काफी भीड़ थी, मुझे भी धक्का लगा, मैं संभल गया, लेकिन मुकेश राजपूत गिर गए, वो उठ नहीं पाए, बेहोशी की हालत में थे और बड़ी मुश्किल से उन्हें उठाया, खड़ा किया, सिर में चोटें आई थी, आईसीयू में है। आईसीयू में ये दोनों लोग पूरे दिन अपनी पार्टी के नेताओं, मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, बार बार जा रहे हैं उनका हालचाल लेने के लिए और मोदी जी से फोन पे भी बात कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी भी उनको फोन कर रहे हैं। अगर मोदी जी फोन कर रहे हैं, नेता जाके मिल रहे हैं और पूरी बीजेपी अगर इसको लेके ट्वीट करने में लगी है, गुंडा राहुल गांधी करके आज ट्रेंड चला रहे हैं वो, इसका मतलब यह है कि बीजेपी इस मुद्दे को एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाहती है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी सुन लेते हैं। राहुल गांधी का कहना है कि सब कैमरे में कैद है, आपके कैमरे में भी होगा। हम सदन में जाने की कोशिश कर रहे थे और सांसदों ने मुझे धकेला और धमकाया कि आप अंदर नहीं जाओगे। खड़गे जी को धक्का दिया और धक्का मुक्की से कुछ नहीं होता। बीजेपी के सांसद हमें जाने से नहीं रोक सकते, हम ये धक्का मुक्की, हमसे फर्क नहीं पड़ता। कैमरा में होगा जी। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है जी, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। क्या आपके साथ क्या खड़गे जी और आप किया है, मगर ठीक है, क्या कर रहे हो? कोई मतलब
धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की जी और हमारा अधिकार है अंदर जाने का और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे हैं। राहुल जी, सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर और माफी को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी से कुल मिला के जो कहानी समझ में आ रही है वो आ रही है प्रियंका गांधी के बयान से। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि हम लोग अंबेडकर की फोटो लेके और जा रहे थे संसद के अंदर, जो हमारा अधिकार है, हम संसद में जाएंगे भाई। वहां पे ये बीजेपी के लोग बीच में खड़े हो गए और ये नारे लगाने लगे कि माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। ये नारे यहां तक तो ये दर्ज हुआ है। उसके बाद ये लोग अंदर गए हैं। अब उस अंदर में धक्का हुआ, उनको गिरा दिया, पटक दिया, आईसीयू चले गए, इस सब का वीडियो नहीं है। ये वीडियो जरूर है कि इनको घेर लिया, वो मैं वीडियो लगा दे रहा हूं आपके सामने। यहाँ पे रोज खड़े हैं, हम रोज का दर्शन कर रहे हैं 10:30 से 11, आज तक कुछ नहीं हुआ है। ये सब साजिश है। इनसे हमने पूछा, ये जो हमें रोक रहे थे, हिम्मत है तुम्हारे में? अगर अंबेडकर जी को चाहते हो जय भीम बोलो। जय भीम का नारा क्यों नहीं निकल सकता इनके मुंह से? ये कह रहे हैं सर पैसेज दिया नारा क्यों नहीं? कौन सा पैसेज? आपने खुद देखा, हमारे सामने सारे खड़े थे और हमने कुछ कहा भी नहीं। हम सिर्फ अपना नारा लगाते रहे, सिर्फ अपने संविधान के लिए लड़ते रहे। अगर आप सोचते, अगर इस देश की जनता सोचती है कि ये लोग संविधान की रक्षा करेंगे, अगर आज भी इस देश की जनता किसी भी कंफ्यूजन में है तो कंफ्यूजन दूर हो जाए। इनकी असली जो भावना है वो निकल गई अमित शाह जी की बातों में। इनकी असली भावना आज आपको दिख गई यहाँ पे, जहाँ पे ये हिंसक भावना रख रहे हैं। इनके मुंह से जय भीम निकल भी नहीं सकता। मैं इनको चैलेंज करती हूँ बीजेपी की एमपी से, यहाँ खड़े होके जय भीम बोले। ये समझ में आएगा कि साहब संसद में इतने बड़े बड़े सांसद जो हैं वो मारपीट करें। आपके दिमाग में जो इंप्रेशन आएगा कि बताओ यार ये धक्का मुक्की करते हैं। कोई कह रहा है राहुल गांधी ने धक्का दे दिया, ये तो बहुत गलत बात है, वो थाने वाने में रिपोर्ट लिखा दिया उन्होंने। दूसरी तरफ खड़गे साहब को धक्का दिया गया है, कांग्रेस के सांसदों को धक्का दिया गया है, इसकी भी रिपोर्ट लिखाई गई है। बीजेपी के सांसद जो हैं वो भी जाके रिपोर्ट लिखाए हैं। ये मतलब जैसे आप देखें ना, चाहिए झुग्गी बस्ती में या कहीं और, जब दो वर्गों के बीच में झगड़ा हो जाता है तो यही होता है। 5 लोग उधर से चले जाते हैं, 5 उधर से चला आते हैं, 2 FIR करा देते हैं। एक औरत जाती है, कहती है मेरे कपड़े इसने फाड़ दिए, दूसरी औरत जाती है, कहती है इसने मुझे गाली दी, और तमाम सारा चलता रहता है। ये वो लोग हैं जो इस देश के 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हैं। इस देश के 140 करोड़ लोग कैसे हैं, इनको देख के पता लगाती है दुनिया, क्योंकि यहां पर दलितों के प्रतिनिधि भी हैं, सबके प्रतिनिधि हैं, क्योंकि हम सब वोट देते हैं। अब मसला इस बात का है कि ये इसका एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। ये तो घटनाक्रम मैंने आपको संक्षेप में बता दिया। ये हुआ क्यों, इसको समझना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के हथकंडे अपना रही है और वो हमेशा से अपनाती आ रही है। उसका क्या, हेडलाइन मैनेजमेंट करने का बीजेपी का अपना एक स्टाइल है। मैंने अभी अपने वीडियोस में कुछ में लगातार इसका जिक्र किया हाल में। वो इतनी जोर से आपके मुंह पे थप्पड़ मारेगी कि आप पैर का दर्द भूल जाओगे। वो कहीं पे पटाखा बजा देगी और आप अपनी बात भूल के पटाखे की तरफ देखने लगोगे। इसी तरह से वो करते हैं, कुछ नहीं तो कुछ ये आरोप लगा दें, कुछ नहीं तो कुछ जाके कहीं अंबेडकर की मूर्ति तोड़ देंगे, आप उसमें उलझ जाएंगे। कहीं वो कुछ और कर देंगे, उसमें उलझ जाएंगे। कहीं किसी का अपमान कर देंगे, आप उसमें उलझ जाएंगे। और जो मेन, जैसे अडानी के मसले से डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी डटी रही है। अब ये जो मसला है, इसमें फंस गया मामला दूसरा, क्योंकि दिल्ली की, अब तो चुनाव दिल्ली में ही होने हैं, दिल्ली की सरकार बीजेपी के हाथ से निकल गई, समझ लो, इस एक गलती से। कैसे निकल गई? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है, अब उसके लिए दिल्ली का चुनाव जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वही एक मुख्य प्रतिद्वंदी होती थी। कैसे हो जाएगा? क्योंकि अमित शाह ने कल जो बयान दिया अंबेडकर को लेकर कि बार बार अंबेडकर 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 भसते रहते हो, 7 जन्म जो है वो स्वर्ग चले जाते अगर आप इतना राम का नाम लेते, भगवान का नाम लेते। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। यह बयान अमित शाह का आया।
इस बयान के आने के बाद मैंने कल आपको अपने एनालिसिस में बताया था, आज सुबह ही रिलीज किया है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी एकदम हिल गई है। और कल से ही अमित शाह ने इसका खंडन करना शुरू कर दिया। मोदी जी ने यह कहना शुरू कर दिया कि अंबेडकर का तो इन्होंने ये अपमान किया, इन्होंने उनको चुनाव हरा दिया वगैरह वगैरह। तो ये जो पूरा संघर्ष चल रहा है, इस संघर्ष के बीच में भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि ज्यादा दिन तक, ज्यादा देर तक ये मसला जिंदा रहे। और इसी के काट के तौर पे उन्होंने इमीडिएटली नेक्स्ट डे ये वाला कांड, ऐसा मुझे लगता है, खड़ा कर दिया कि सब इसमें उलझ जाएंगे। बीजेपी वाले कहेंगे कि हमारे लोगों को पीटा है, राहुल गांधी गुंडा है, कांग्रेस वाले कहेंगे खड़के को धक्का दिया है। तो ये जो अंबेडकर के सम्मान की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लेके चल रही थी, साथ में पैम्पलेट लेके, वो कल से लड़ाई करेगी किस बात की कि बीजेपी वालों ने हमारा गलत मुकदमा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। राहुल गांधी को लपेट भी सकते हैं, पुलिस उनसे पूछताछ भी कर सकती है, कुछ भी हो सकता है। किसी ने आज सोशल मीडिया पर उस घटना का जिक्र किया कि जब हिटलर ने अपनी ही संसद में आग लगा दी थी और कम्युनिस्टों को फंसा दिया था। ये पुराना मामला है, लेकिन बचपन से हम देखते आ रहे हैं। हम भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स के दौरान सक्रिय छात्र रहे हैं। आप लोगों ने भी कभी ना कभी किसी विद्यार्थी परिषद में, किसी एसएफआई में, किसी आईएसएफ में या किसी एनएसयूआई में छात्र राजनीति में हिस्सा लिया होगा, युवा राजनीति में हिस्सा लिया होगा। जब कोई आंदोलन बड़ा होता था और वो आंदोलन, वो मांग बड़ी होती जाती थी, तो उसको हैंडल करने के लिए प्रशासन क्या करता था, आंदोलन के एक नेता को उठा के डाल देता था जेल में। तो आंदोलन का जो टोन था, सबको शिक्षा सबको काम वाला, वो छोड़ के विद्यार्थी इस बात में लगते थे कि हमारे नेता को रिहा करो। इमरजेंसी के टाइम में जॉर्ज को रिहा करो, अडवाणी को रिहा करो, इसको लेके पोस्टर लगे थे। और इमरजेंसी का विरोध भूल के ये लोग नेता अपने नेताओं की रिहाई की वॉल राइटिंग कर रहे थे। तो ये जो मारपीट वाली घटनाक्रम हुआ है, तथाकथित मारपीट, क्योंकि इसको कोई वीडियो नहीं मिल रहा। अचरज की बात यह है, भैया इतना बड़ा कांड हो गया, वीडियो कहां है? षडंगी साहब लुढ़क गए, गिर गए, सब हो गया। और ये उस जगह पे हुआ है जहां कन्फ्रंटेशन हो रहा था। इधर से कांग्रेस वाले संसद में जाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी पार्टियों वाले संसद में जाने की कोशिश कर रहे हैं, उधर से बीजेपी वाले रोक रहे हैं। तो जहां पे इतना हैपनिंग सीन हो, सबकी जेब में मोबाइल है, किसी ने वीडियो क्यों नहीं बनाया? यह सवाल तो रहेगा। लेकिन जब ये पूरा का पूरा कांड हुआ, तो आज हम भी किस पे चर्चा कर रहे हैं? आज हम अमित शाह के बयान पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं इस मारपीट पे। और यही तो बीजेपी चाहती है। लेकिन राजनीति जो होती है, ये इसमें कोई गुरु होता है, कोई शेर होता है, तो कोई सवा शेर होता है। एक उदाहरण देता हूं आपको। इस राजनीति का महत्व दिल्ली की राजनीति के लिए क्या है, पहले इसको समझते हैं। और उससे पहले ये जो वीडियो दिखा रहा हूं, इस वीडियो को देखिए। ये AI जनरेटेड वीडियो है, जिसमें अरविंद केजरीवाल को बाबा साहब अंबेडकर आशीर्वाद दे रहे। पहले आप इसको सुन लीजिए। मुझे शक्ति दीजिए बाबा साहेब, ताकि मैं उन लोगों से लड़ सकूं जो आपका और आपके संविधान का अपमान करते हैं। अब इस आशीर्वाद वाले वीडियो को डालने के पीछे अरविंद केजरीवाल का खेल समझिए। उसने यही वीडियो नहीं डाला है, उसने नीतीश कुमार को चिट्ठी भी लिखी है कि इस अमित शाह ने अपमान किया है डॉक्टर अंबेडकर का, इनकी सरकार से समर्थन वापस लो। और चंद्रबाबू नायडू को भी चिट्ठी लिखी है। चंद्रबाबू नायडू दलित पिछड़ों की राजनीति करते रहे और यहां तक कि मुसलमानों के आरक्षण का भी वादा लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने किया था। और नीतीश के साथ भी यही है। अब नीतीश और चंद्रबाबू के ऊपर, उनकी पॉलिटिक्स पे ये सीधा हमला है। अरविंद केजरीवाल चिट्ठी लिख रहा है उनको और कह रहा है कि आप, अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान किया, आप अपना स्टैंड क्लियर करो, आप क्या कहते हो, अच्छा किया, बुरा किया, बस। इसके साथ में कल ये लोग भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर भी पहुंच गए और प्रदर्शन किया। तो ये जो संसद में हो रहा है, एक होता है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव और ये है ध्यान बांटो प्रस्ताव। तो ये जो ध्यान बांटो प्रस्ताव है, इसका तोड़ अगर कोई समझ पाया है तो वो समझ पाया जिसको दिल्ली के चुनाव पे नजर है। उसको पता है कि अंबेडकर का अपमान राहुल गांधी के अपमान से ज्यादा उसको पॉलिटिक्स में पे करेगा। बीजेपी वाले गुंडे हैं, इस पे ज्यादा वोट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये तो लोगों को ज्यादातर परसेप्शन बन चुका है इन सालों में।
अब अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी का बयान तोड़ मरोड़ के ट्विटर पे डाल दिया, उसको लोग उसका सही हिस्सा डाल रहे हैं वगैरह वगैरह। राहुल गांधी ने क्या कहा था वो भी लगा देता हूं। खैर, तो केजरीवाल ने क्या किया, ये अंबेडकर वाली फोटो डाल दी, दूसरा बीजेपी के यहां प्रदर्शन, और तीसरा उसने वहां पे चंद्रबाबू नायडू को, मतलब उन दोनों बैसाखियों को जिसपे सरकार टिकी है, चिट्ठी लिख दी, बताओ तुम साथ में उनके खिलाफ हो। अब अगर ये मसला बनता है तो उनको जवाब देना पड़ेगा, और मसला कुछ और चला जाता है तो बच जाएंगे वो। तो केजरीवाल की जो पॉलिटिक्स जो है ये क्यों है, डॉक्टर अंबेडकर से उसने वो मसला क्यों लेके उड़ा वहां से, आम आदमी पार्टी ने इस मसले को क्यों पकड़ा, उसकी एक वजह है। जो दिल्ली में चुनाव आने वाला है, और दिल्ली आप जानते हैं कि जिंदगी और मौत का सवाल है केजरीवाल के लिए, और उस दिल्ली में 15 सीटें ऐसी हैं जहां पर दलित मतदाताओं का तगड़ा प्रभाव है, तगड़ा असर है। अगर दलित नाराज हो जाएं तो मामला इधर से उधर हो जाएगा। कांग्रेस का परंपरागत वोट होता था, कांग्रेस से छिटक के आम आदमी पार्टी के पास आ गया है। बीजेपी वाले भी कुछ ना कुछ उनको अपनी तरफ करने में कामयाब रहे। सीटों के नाम है नांगलोई जाट, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी माजरा, त्रिलोकपुरी, गोकुलपुर, देवली, संगम विहार, सीलमपुर, करावल नगर, बाबरपुर, आदर्श नगर, बवाना, रोहतास नगर, कस्तूरबा नगर और तुगलकाबाद। ये सीटें अंबेडकर के नाम पे काफी संवेदनशील मतदाता यहां पर रहते हैं, और इन सीटों पे जो दलित वोट हैं वो कम से कम 25% है, और कुछ सीटों पर तो 40% तक हैं। 40% बीजेपी का कुल वोट बैंक होता है। 30% वोट शायद दिल्ली के चुनाव में बीजेपी को मिले थे। तो ये 15 सीटें जो हैं, इन पे जो 40% तक दलित मतदाता हैं, उन सीटों का तमाशा केजरीवाल लूट के ले गया इस पूरे कांड से। इसलिए जब ये लोग राहुल गांधी खड़गे वड़गे पे हमला धक्का मुक्की पे चर्चा करते तो केजरीवाल कहता अंबेडकर साहब का आशीर्वाद मुझे मिला हुआ है। और वो ये जो तरीके से मास्टर स्ट्रोक लगा रहा है, वो इस चुनाव में इस पूरे मामले को अमित शाह के हाथों अंबेडकर के अपमान को ठंडा नहीं पड़ने देगा। देखिए, सबकी अपनी पॉलिटिक्स है, और जो राजनीति में नेता लोग होते हैं इनका अंतिम लक्ष्य क्या होता है, चुनाव। एक गलती से फुट इन द माउथ वाला मामला जो है अमित शाह का, उससे दिल्ली हाथ से निकल गई। अब इसको कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि सामने जो लोग हैं वो बहुत तेज लोग हैं। अरविंद केजरीवाल अकेला ऐसा नेता है जो बीजेपी की काट निकाल लेता है, आप सब जानते हैं इस बात को। वो राम की काट बजरंगबली से निकाल लेता है। दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंडर में, और दिल्ली पुलिस को जिस तरह से उसने, अभी देखिएगा सारे मसले निकलेंगे, दलितों पे अत्याचार वाले दिल्ली पुलिस ने कैसे किया, वो मसला उठा लिया कि आपने रोहिंग्या कैसे बोल दिया यूपी बिहार के लोगों को, ये अपमान है उनका। दिल्ली में पूर्वांचल की आबादी बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है। कई सारे नेताओं को नए सिरे से दिल्ली में जगह मिली, और वो मनोज तिवारी टाइप के नेता, बहुत सारे नेता पूर्वांचल के एकदम मेन स्ट्रीम में आ गए। दिल्ली के क्यों आ गए, क्योंकि पूर्वांचल की आबादी ज्यादा है, दिल्ली की डेमोग्राफी बदल चुकी है। कभी पंजाबी बहुत ज्यादा होते थे तो वीके मल्होत्रा और आपका मदन लाल खुराना, ये सब लोग नेता होते थे। अब ज्यादा हो गए पूर्वांचल के लोग, और उन पूर्वांचल को आपने रोहिंग्या कह दिया, घुसपैठिया कह दिया। इस पे तो केजरीवाल ने तो ये पूरा ये देखिए पॉलिटिक्स। तो ये जो संसद में हो रहा है, जो डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है पूरे माहौल को, अमित शाह को बचाने के लिए, उस ट्रैप में अभी तक तो कांग्रेस पार्टी नहीं फंसी थी किसी ट्रैप में अडानी के मामले पे, लेकिन उसमें कांग्रेस पार्टी शायद फंसती दिख रही है। कांग्रेस पार्टी अगर अंबेडकर पे अड़ी रहती है और इनको चिल्लाने देती है, गुंडा राहुल गांधी ये सब ट्वीट करने देती है, तो वो जीत जाएगी। और ये बात केजरीवाल जानता है, इसलिए दिल्ली में ये अंबेडकर पे अड़ा हुआ है। ये कह रहा है कि बाबा साहेब का अपमान किया तो कैसे किया। और ये जो मुठभेड़ हुई है, इसमें भी ये लोग जो लेके जा रहे थे प्ले कार्ड, वो बाबा साहब अंबेडकर वाले थे। अगर ये बीजेपी के झांसे में नहीं आते हैं तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि नीतीश पे भी दबाव है, चंद्रबाबू पे भी दबाव है। अगर मसला ज्यादा बड़ा बढ़ता है तो दबाव भी बढ़ता जाएगा। अभी उतना दबाव नहीं है कि उनको सरकार से समर्थन वापस लेना पड़े या मोदी जी से कहना पड़े कि सब कुछ करो, हमारी नाक भी बचा लो, लेकिन ये आगे बन सकता है। इसलिए मोदी जी की छटपटाहट देखिए, जिस दिन से अमित शाह का बयान आया ट्वीट कर रहे हैं,
ये दो तथाकथित घायल भर्ती हुए हैं आईसीयू में, इनको फोन करके बात कर रहे हैं, क्योंकि एक अजीब सा सर्वाइवल का सवाल खड़ा हो गया है। और इन सब चीज़ों का जो सबसे बड़ा असर पड़ रहा है वो ये पड़ रहा है कि दिल्ली में दलित मतदाता जो है वो सोच समझ के और संगठित होकर मतदान करता है। जो लोग कमज़ोर लोग होते हैं वो संगठित होकर रहते हैं। आप कनाडा में चले जाइए, भारतीय अलग बस्तियों में रहते हैं। लंदन में चले जाइए, भारत पाकिस्तानी मिलके अलग एक बस्ती में रहते हैं। उनको लगता है कि हम ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे, एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं। कनाडा में सिख लोग एक दूसरे के संपर्क, जो अल्पसंख्यक, जो वहाँ कमज़ोर है, वो सब मिलके रहते हैं। उनको उससे सेंस ऑफ सिक्योरिटी आता है। आप भारत के किसी भी हिस्से में चले जाइए, अगर मुसलमान हैं तो उनको लगता है कि भाई हम एक साथ रहेंगे, एक जैसा कल्चर है, मिलके रहेंगे, कोई मुसीबत आएगी तो एक दूसरे का साथ देंगे। तो एक तरह से बस्तियां बन जाती हैं मुसलमानों की, कहीं पे किसी सिखों की, कहीं पे किसी की, पूरे के पूरे इलाके बन जाते हैं। दिल्ली में शाहीन बाग का इलाका, पूरा का पूरा ओखला का इलाका, चले जाइए, सारे मुसलमान वहाँ अपने आप को सुरक्षित अनुभव करते हैं। जो बाहर से आते हैं वो भी कहते हैं भाई वहाँ जाएंगे तो मस्जिद भी मिल जाएगी, सब वक्त नमाज पढ़ने वाले भी मिल जाएंगे, कम से कम रमज़ान में मुझे सेवैयाँ भी मिल जाएंगे, या जो भी चीज़ें हैं उसको, कपड़े अपनी तरह के, अपने कल्चर की चीज़ें, वहाँ जाने लगते हैं। तो ये जो लोग हैं, ये दलित हों चाहे अल्पसंख्यक हों, ये लोग स्ट्रेटजिक तरीके से संगठित होकर मतदान करते हैं। और दलितों का जो वोट है वो इन 15 सीटों पे बहुत मायने रखता है। और वो जो क्षेत्र हैं वो जिनको केजरीवाल ने बल्ले बल्ले कर रखी है, जैसे कि ये हैं रीसेटलमेंट कॉलोनियाँ, जितने नाम मैंने बताए, झुग्गी बस्तियां हैं। रीसेटलमेंट कॉलोनियाँ क्या होती हैं, जिनको नहीं पता उनको बता दूं, ये पुनर्वास कॉलोनियाँ होती हैं। कहीं से आपने झुग्गी बस्तियां उजाड़ी और उन सब लोगों को एक जगह पे छोटे छोटे मकान बना के दे देते हैं कि भैया हम आपको यहाँ मकान दे रहे हैं। तो जहाँ रीसेटलमेंट किया गया उनका, वो जगह रीसेटलमेंट कॉलोनी कहलाती है। तो वो लोग एक बैकग्राउंड से आते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो उनके अंदर संगठन बहुत ज़्यादा रहता है। शहरी गरीब लोग भी काफ़ी इसमें ज़्यादा होते हैं। तो ये जो तबका है, इस तबके के लिए केजरीवाल ने काफ़ी काम ऐसे किए हैं, जैसे कि बिजली के बिल वाला, पानी वाला तो आपको पता ही है। कुछ मकान, कच्ची कॉलोनियाँ जो हैं, मतलब जो कॉलोनियाँ अनऑथोराइज कॉलोनियाँ हैं, लेकिन उनको रेगुलराइज कर दिया गया है। उन कॉलोनियों के अंदर कई तरह की स्कीम, उनको सीवर लाइन ले सकते हैं, नल का कनेक्शन मिल सकता है, इस तरह की चीज़ें उनको दे दी गई हैं। उसके कारण वो पहले से ही केजरीवाल से जुड़े हुए हैं। अब वो वोटर जो है, जो और भी बहुत सारी आप देख रहे हैं फ्रीबी स्कीम, मैं कहीं पढ़ रहा था कि लोगों को लाखों रुपए, अभी मैंने आपको अनुमान तो बताया था कि 10 से 12 हज़ार रुपये महीने तक कई लोगों को फ़ायदा मिल रहा है सरकार के होने से, जो यूपी में नहीं मिल रहा है, हरियाणा में नहीं मिल रहा है। तो वो सारा का सारा तबका इनके साथ जुड़ जाएगा। तो ये उस चुनाव में उस तबके के दम पे बढ़ रहे हैं। और जो इंप्रेशन है आने वाले समय में, वो आप ये समझिए कि एक बयान दिल्ली के अंदर बीजेपी की चुनौती खत्म कर दे रहा है। इस समय तक की स्थिति तो ये, आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, आगे कौन सी चीजें निकलेंगी, क्या मसला निकलेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस पे भी हमला आम आदमी पार्टी कर रही है, जो ये इंप्रेशन दे रहा है कि भाई केजरीवाल को आपने जब बंद किया, ये किया, वो किया, तो दिल्ली पुलिस का ये इसलिए किया क्योंकि केजरीवाल के अंडर में दिल्ली पुलिस है और विक्टिमाइजेशन कर रही है वो, क्योंकि अमित शाह ऐसा करवा रहे हैं। तो धीरे धीरे करके अमित शाह दिल्ली का विलेन टाइप का एक इमेज बनती जा रही है। तो ये सारी चीजें अब इस तरह से आ गई हैं कि ये जो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम को दो तरफ लोग पकड़ के खींच रहे हैं। एक वो लोग हैं जो इसको खींच के ले जाना चाहते हैं मारपीट के मसले पे, दूसरे विवादों पे। राहुल गांधी गुंडा है, ये बार बार कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी वालों ने हमारा संसद में जाने से रास्ता रोका। दोनों लोग एप्लीकेशन लेके संसद पहुंच गए हैं। तो एक तरफ तो इस पूरा विवाद आज वाला है, उसकी तरफ जा रहा है मामला। अब संविधान पे बहस, नेहरू पे बहस, सब सारी बहस हार चुके हैं। जो नेहरू के बारे में कहते हैं उसका खड़गे ने बयान दे दिया, जवाब दे दिया। तो एक तरफ तो ये है कि उन सारी बहस से, अडानी की बहस से, क्योंकि 20 तारीख आ रही है भैया, कल है, तो अडानी जी का भी कांड उधर होने वाला है, कुछ ना कुछ तो हो गई आर या पार। तो अगर आप इस लड़ाई झगड़े में उलझे रहोगे तो वहां अदालत में न्यूयॉर्क की क्या, उस पर बात नहीं होगी। और दूसरा तबका वो है जो कह रहा है भाई साहब अंबेडकर पे इनको घसीटे रहो, और कल अडानी का आ जाएगा तो उसको भी उठा लेंगे। लेकिन बीजेपी पूरी ताकत लगा रही, ना हम जाएंगे नहीं उधर वाले रास्ते पे, हम तो इसी वाले पे जाएंगे।
तो अभी ये पॉलिटिक्स जो है उस तरफ चल रही है, लेकिन इस पूरी पॉलिटिक्स के बीच में एक चीज एकदम साफ है कि हमारे नेता कुछ ज्यादा नीचे के स्तर पे चले गए। इतना नहीं होना चाहिए भाई, मारपीट, धक्का मुक्की, इस तरह की बातें, इस तरह के आरोप, इस तरह की शिकायत प्रति शिकायत, इसकी अपेक्षा नहीं थी। और खासतौर पे तब जब हम अपने संविधान के 75 साल को, उसकी जो प्लेटिनम जुबली है, उसको मना रहे हैं। कम से कम जनता को यह जरूर समझना चाहिए कि किस तरह से हमारी राजनीति गलत दिशा में जा रही है, गलत लोगों के हाथ में जा रही है, और वो अपने फायदे के लिए किसी भी स्तर तक जाने को तैयार हैं। इस तरह की लड़ाई झगड़े कलेश खड़े कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपने एक चीज समझी होगी कि किस तरह से हमारी राजनीति अब ओवरहॉलिंग मान रही है, और यह काम होगा जनता के जागरूक होने से। नमस्कार, जय हिंद।